है AB, तो AB का स्क्वायर करके इज इक्वल्स टू, और बेस का स्क्वायर, यहाँ बेस क्या है x2 - x1, डायरेक्ट लेंथ लिखो ना उसकी x2 - x1, परपेंडिकुलर क्या है y2 - y1। अगर मुझे पॉइंट प्लॉट करना है, दो एड्रेस चाहिए x का एंड y का, x पहले y बाद में, इस तरीके से होगा 2,5 या 3। आपके समझ में रटना नहीं है, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ड्राइव किया है ये फार्मूला, को एक्सटेंड करोगे तो लाइन बन जाएगी। तो इस लाइन से आप ट्रायंगल भी बना सकते हो, ट्रायंगल से रेक्टेंगल बना सकते हो। अब मैं एक पॉइंट को मूव कर देता हूं, तब जो इनसे लाइन बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल बनने वाली है। तो क्या इसकी लेंथ निकाल सकते हो? सिंपल है, बच्चों वाली मैथमेटिक्स। हे फोक्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। और एक बात और, ये कॉन्सेप्ट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो किस मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस कराया है या फिर इसका रियल लाइफ में क्या यूज केस होता है, ये हम अभी वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये एक वीडियो है, मैं थोड़ी सी रिवर्स करता हूं और यहाँ पे जाके इस वाले सीन पे पॉज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से अगर आपसे बोलूं कि आपको वो वाला हाउस दिख रहा है, तब आप बदले में क्या बोलोगे? क्या पता कौन से वाले हाउस की बात कर रहा हूं मैं। तो आप कोई एरो बना दो या फिर कोई हैंड जेस्चर से दिखा दो किस वाले हाउस की बात कर रहे हो, या फिर कोई एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर लो और वहां से डायरेक्शन बता दो, तब आपको पता लग जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि किसी सीन पे मुझे अगर आपको किसी पॉइंट तक ले जाना है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई एक रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा, और ऐसा रेफरेंस पॉइंट जो आपके लिए भी रेफरेंस पॉइंट हो और मेरे लिए भी रेफरेंस पॉइंट हो, यानी कॉमन रेफरेंस पॉइंट हो। चलो मान लो इस वाली कार को, जो रेड कार है, मैं इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं, तो दोनों का रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, कॉमन रेफरेंस पॉइंट। अब मैं यहां से डायरेक्शन बताना स्टार्ट करूंगा। एक बात और, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि मेरे लेफ्ट में जाओ, मेरे राइट में जाओ। वो क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरा राइट आपका लेफ्ट हो और मेरा लेफ्ट आपका राइट हो, इसलिए मैं लेफ्ट और राइट यूज नहीं करूंगा ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। अब मैं यहां से बोलूंगा सीधे जाओ सामने, तो एक रेड कार और दिखेगी आपको, फिर वहां से सीधे और जाओगे सामने, तब एक व्हाइट कार दिखेगी। अब व्हाइट कार से मैं लेफ्ट या राइट ना बोल के ये बोलूंगा इस साइड में जाओ, तो जो हाउस दिख रहा है मैं उस वाले हाउस की बात कर रहा हूं। तब आप समझ गए अच्छा आप कौन से हाउस की बात कर रहे थे। इसका मीनिंग ये हो गया, किसी सीन पे मुझे एक डिसाइड करना पड़ेगा कॉमन रेफरेंस पॉइंट, वहां से डायरेक्शन देना पड़ेगी, फिर आप उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। ओके, तो अभी वीडियो में हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई एक सीन है और मुझे आपको अगर किसी एक पॉइंट तक ले जाना है, तब हम दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक रेफरेंस पॉइंट जो कॉमन होना चाहिए दोनों के लिए डिसाइड करना पड़ेगा। वहां से मैं डायरेक्शन बताऊंगा और आप डायरेक्शन को डिकोड करोगे कि मुझे किधर जाना है, जहां मैं पहुंचाना चाह रहा था आप वहां पहुंच जाओगे। बट अगर हम दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉमन रेफरेंस पॉइंट डिसाइड नहीं किया, तब क्या हो सकता है? मान लो मैंने एक पॉइंट को दिमाग में कंसीडर करके एक एड्रेस बताना स्टार्ट किया या डायरेक्शन बताना स्टार्ट की कि आप इधर जाइए इधर जाइए, और आप किसी और पॉइंट को दिमाग में कंसीडर करके उस एड्रेस को डिकोड करके इधर उधर जा रहे हो। जब एड्रेस खत्म होगा तो मुझे लगेगा आप उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाह रहा था, बट आप तो एक्चुअल में कहीं और पहुंच गए हो। तो ये कंफ्यूजन पैदा ना हो इसलिए हमने क्या करा, एक कॉमन पॉइंट, एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर लिया कि ये रेफरेंस पॉइंट है। अब जब भी मैं एड्रेस बोलूंगा तो ये बताऊंगा नहीं कि एड्रेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, ना ही आप पूछोगे कि मुझे इस एड्रेस को डिकोड करते टाइम किस पॉइंट को कंसीडर करना है। दोनों को पता है कॉमन रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है। मैं एड्रेस बोलता चला जाऊंगा, आप डिकोड करते चले जाओगे, आप वहां पहुंच जाओगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता था। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसा ही होता है। मान लो हमारे पास ये एक सीन है, ठीक है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? यस, हमको सबसे पहले एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉमन रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करना है। तो मान लो हमने डिसाइड कर लिया और ये हमारा कॉमन रेफरेंस पॉइंट है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका स्पेशल नाम भी होता है, इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, इसको ओ से भी डिनोट करते हैं, और इसका एड्रेस 0,0 या फिर O,O, दोनों में से कुछ भी बोल लो, ठीक है, वो होता है। अब O,O 0,0 का मीनिंग क्या है, ये वीडियो के लास्ट तक आप खुद ब खुद समझ जाओगे, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट से अब मैं क्या करने वाला हूं, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, आपका भी रेफरेंस पॉइंट है, तो हम दोनों का कॉमन रेफरेंस पॉइंट है। यहां से मैं दो एक्सिस ड्रॉ करूंगा। अगर 2D पढ़ रहा हूं, अगर 3D पढ़ रहा हूं तो 3 एक्सिस ड्रॉ करने वाला हूं। अगर 2D पढ़ूंगा तो x एंड y एक्सिस ड्रॉ करूंगा, 3D पढ़ूंगा तो x, y एंड z एक्सिस ड्रॉ करूंगा, क्योंकि 3D 12th क्लास में जाके इंट्रोड्यूस हुआ है, तब उसको हम तभी पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ हम 2D पढ़ने वाले हैं। तो 2D में हमें दो एक्सिस ड्रॉ करनी है, एक x एक्सिस ड्रॉ करूंगा एंड एक y एक्सिस ड्रॉ करूंगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, हमने इस वाली को x माना है, इस वाली को y माना है, तो क्या अगर मैं इसका वाइस वर्सा मान लूं कि इस वाली को अगर
अगर मैं x मान लूँ, इस वाली को y मान लूँ, तब क्या गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, लेकिन कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। वो ऐसे, मान लो पूरी दुनिया मानती है ये x एक्सिस है और आपने डिसाइड किया कि मैं इसको x मानूंगा, ठीक है। अब किसी ने प्रॉब्लम बोली, उसने कहा x एक्सिस पे इतने यूनिट चलो, तब पूरी दुनिया इस एक्सिस पे चलेगी और आप इस एक्सिस पे चलोगे। आपके हिसाब से आपका आंसर ठीक है और दुनिया के हिसाब से दुनिया का आंसर ठीक है, लेकिन जब दोनों मैच करोगे तो कंफ्यूजन पैदा होगी। आप अपना आंसर दूसरे वाले को समझा नहीं सकते और दूसरा वाला आपको नहीं समझा सकता। इसीलिए कंफ्यूजन पैदा ना हो, ये डिसाइड हो गया कि एक बार हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज कर लेंगे, रूल यूज कर लेंगे, ठीक है। एक बार हमने रूल यूज कर लिए, फिर वही रूल जो है हमेशा हम फॉलो करेंगे। तो ये डिसाइड हो गया कि हमेशा इसको x एक्सिस मानेंगे एंड इसको y एक्सिस मानेंगे। आप एक चीज और नोटिस करते होंगे कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इस साइड में जाओगे तो x एक्सिस पॉजिटिव है एंड उसके दूसरे साइड में जाओगे तो x एक्सिस नेगेटिव है। ऐसे ही ऊपर की साइड में जाओगे तो y एक्सिस पॉजिटिव है एंड नीचे जाओगे तो नेगेटिव है। अब इस चीज से पूरा कार्टेशियन प्लेन जो था 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अब इन हिस्सों को ही कहा जाता है क्वाड्रेंट। तो जो कार्टेशियन प्लेन है इन एक्सिस की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड हो गया। एक चीज आप और नोटिस करते होंगे कि दोनों एक्सिस पे छोटे छोटे मार्क लगे हुए हैं। वो मार्क क्या बता रहे हैं? एक्चुअल में वो मार्क बता रहे हैं कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर आप 1 यूनिट दूर जाओगे तो मार्क मिल जाएगा, फिर 1 यूनिट दूर जाओगे और 1 मार्क मिल जाएगा, यानी हर यूनिट दूरी पे 1 मार्क लगा हुआ है। मैं यूनिट बोल रहा हूं, मैंने किलोमीटर नहीं बोला, मीटर नहीं बोला, सेंटीमीटर नहीं बोला, माइक्रोमीटर नहीं बोला, मिलीमीटर नहीं बोला। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये एक ग्राफ यहां प्लॉट करना है मुझे। अब वो प्रॉब्लम का ग्राफ प्लॉट करना होगा। प्रॉब्लम का डोमेन क्या है? अगर बहुत बड़ा डोमेन हुआ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि किलोमीटर में चीजें हैं उसमें, तो जब इसको प्लॉट करोगे तब मुझे हर यूनिट को किलोमीटर मानना पड़ेगा। अब मान लो कोई वायरस के बारे में पढ़ रहा है बहुत, तो वो माइक्रोमीटर में प्लॉट करेगा। तो मेरे लिए 1 यूनिट 1 किलोमीटर है और जो वायरस के लिए प्लॉट कर रहा है उसके लिए 1 यूनिट माइक्रोमीटर है। दोनों के लिए बढ़िया वर्क करेगा ये, इसीलिए हम यूनिट कहते हैं। हम ऐसा यूनिट डिसाइड नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम के टाइम पे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा? हमारे पास एक सीन होगा, हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक पॉइंट डिसाइड करेंगे, उसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी कह सकते हो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हो। ओ से भी इसको डिनोट करते हैं, 0,0 या फिर O, O उसका एड्रेस होता है। फिर वहां से 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे अगर 2D पढ़ रहे हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। x हमेशा ये होगी, y हमेशा ये होगी। आप बदल सकते हो लेकिन कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, इसलिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा हमें। उसके बाद दोनों एक्सिस पे मार्क लगे हुए हैं। ये मार्क क्या बता रहे हैं? एक्चुअल में यूनिट बता रहे हैं। हर एक यूनिट के बाद एक मार्क लगा हुआ है। उसके बाद ये कार्टेशियन प्लेन जो है पूरा, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। हिस्सों को क्वाड्रेंट कह देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मेरे पास ये कार्टेशियन प्लेन है। अब मान लो मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है, तब मुझे क्या चाहिए होगा? तो अगर मुझे इस कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट प्लॉट करना है तो 2 चीजें चाहिए। उस पॉइंट का x एक्सिस से दूरी कितनी है और y एक्सिस से दूरी कितनी है। अब x एक्सिस से दूरी को स्पेशल नाम दे दिया गया, उसको कह दिया गया एब्सिसा, एंड y एक्सिस से दूरी जो है उसको ऑर्डिनेट कह दिया गया। यानी सिंपल बोलूं तो अगर मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना है तो मुझे उसका x एक्सिस का एड्रेस एंड y एक्सिस का एड्रेस दोनों चाहिए ही चाहिए। अब एक और प्रोटोकॉल है, क्योंकि 2 एड्रेस चाहिए तो पहला एड्रेस कौन सा होगा, दूसरा एड्रेस कौन सा होगा। इसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि हमेशा हम x एक्सिस का एड्रेस पहले बोलेंगे एंड देन y एक्सिस का एड्रेस बोलेंगे। यानी मान लो मैं आपको एक पॉइंट दे रहा हूं कि 2,5 मैंने एड्रेस दिया और इसको आपको प्लॉट करना है। अब आप पूछोगे x का एड्रेस क्या है, y का एड्रेस क्या है? तो एक्चुअल में पहले वाला जो होता है वो हमेशा x एक्सिस का एड्रेस होता है एंड बाद वाला जो होता है हमेशा y एक्सिस का एड्रेस होता है। तो यहां से मैं बोल रहा हूं एब्सिसा, यानी x एक्सिस का एड्रेस 2 है तो आप x एक्सिस पे 2 यूनिट चलोगे एंड देन ऑर्डिनेट यानी y एक्सिस का एड्रेस जो है वो 5 है तो y एक्सिस पे आप 5 यूनिट चलोगे। वहां दोनों पॉइंटों से आप 2 लाइन ड्रॉ करोगे, जहां पे वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहां पे वो पॉइंट प्लॉट होने वाला है। ओके, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, जो ये पॉइंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट हुआ तो क्या हमेशा जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट होगा? तो जो मैंने अभी आपको एड्रेस दिया था 2,5 में उसको चेंज करके देता हूं। मान लो इस बार मैं देता हूं -2,5 आप प्लॉट करके दिखाओ। तो मैंने क्या किया, y एक्सिस का एड्रेस जो है वो सेम रहने दिया लेकिन x एक्सिस में नेगेटिव जोड़ दिया। तो अब इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए पहले क्या पकड़ोगे, x एक्सिस का एड्रेस, वो क्या है -2। तो इस बार x एक्सिस पे 2 यूनिट चलोगे लेकिन नेगेटिव साइड
चलोगे एंड देन वाई एक्सिस का एड्रेस क्या है, वही 5 लेकिन पॉजिटिव का, तो ऊपर की साइड जाओगे पॉजिटिव 5 यूनिट चलते हुए। अब दोनों पॉइंटों से लाइन ड्रॉ करोगे, जहां पे इंटरसेक्ट होंगी पॉइंट प्लॉट कर दोगे। तो ये वाला पॉइंट भी प्लॉट हो गया, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहला वाले एड्रेस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ था, सेकंड वाले एड्रेस से सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ है। तो फर्स्ट एंड सेकंड एड्रेस में फर्क क्या है, सिर्फ नेगेटिव यानी साइन का फर्क है, यानी साइन चेंज होने से क्वाड्रेंट चेंज हो जाते हैं। तो जी हाँ, अब क्या कोई ऐसा जुगाड़ है कि मेरे पास एड्रेस दिया हुआ हो और मैं प्लॉट करने से पहले ही बताता हूं अच्छा ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। पहली बात, रटना नहीं है मैथ में, कोई चीज भी मत रटा करो, समझा करो, ठीक है। तो वो कैसे पता लगाओगे, देखो हमको ये तो मालूम है एड्रेस होता है x, y। अब x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, y एक्सिस भी पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। तो इनकी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 4 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं कि x एक्सिस का एड्रेस पॉजिटिव है, y एक्सिस का भी पॉजिटिव है, ठीक है, और x का नेगेटिव है, y का भी नेगेटिव है, x का पॉजिटिव है लेकिन y का नेगेटिव है, अब x का नेगेटिव है लेकिन y का पॉजिटिव है। तो 4 कॉम्बिनेशन बन गए, 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में पढ़ोगे। अगर पहले वाले क्वाड्रेंट पे ध्यान दोगे तो ये 2 लाइनों से बना हुआ है x एंड y, यहाँ पे x पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है। तो एड्रेस कैसे लिखते हो, इस बार सिर्फ साइन लिखेंगे, पहले x लिखते हो तो x क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दोगे, फिर y लिखोगे, y क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एड्रेस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा हमेशा। सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, पहले x यहाँ पे क्या है नेगेटिव, फिर y पॉजिटिव, तो नेगेटिव पहले आएगा पॉजिटिव बाद में आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव अगर एड्रेस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ने वाले हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को ध्यान में देखोगे तो पहले x एक्सिस देखना है, तो x क्या है नेगेटिव, फिर y देखनी है, y क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव एड्रेस हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक चीज नोटिस करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस नेगेटिव है। पहले क्या लिखते हो x एक्सिस, तो पॉजिटिव लिखोगे देन नेगेटिव लिखोगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो क्वाड्रेंट में कैसे पढ़ते हैं एड्रेसेस वो भी आपके समझ में आ गया। अब हमने देख लिया कि पॉइंट कैसे प्लॉट होते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे। ओके, तो पूरे लेक्चर की समरी क्या थी कि हमारे पास एक सीन होगा, वहां पे हम एक कॉमन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ ओरिजिन O 0,0 या फिर O, डिसाइड करेंगे, वहां से 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होगी। अगर मुझे पॉइंट प्लॉट करना है, 2 एड्रेस चाहिए x का एंड y का, x पहले y बाद में। इस तरीके से होगा 2,5 या 3,5 या -3 -5, इस तरीके से एड्रेस दिया हुआ होगा। प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट जो है हम ढूंढेंगे, वहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट होंगी वहां पॉइंट प्लॉट कर देंगे। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, हमें सिर्फ पॉइंट तो नहीं प्लॉट करना है, मैथ में सिर्फ पॉइंट थोड़ी नहीं है, मैथ में लाइन भी होती है, रेक्टेंगल प्लॉट करना है, ट्राइंगल प्लॉट करना है, और बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हो सकते हैं। साइन वेव अगर पढ़ी हो आपने, कॉस वेव पढ़ी नहीं हो, देखी हो कभी, तो वो भी प्लॉट की हुई देखी है आपने कार्टेशियन प्लेन पे, वो कैसे होती है। तो यकीन मानो पॉइंट प्लॉट करना सीख लिया, सब कुछ प्लॉट करना सीख लिया। वो इसलिए पॉइंट एक 0 डायमेंशनल शेप है। 0 डायमेंशनल शेप मतलब ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं होगा तो दिखेगा नहीं, सिर्फ दिखने के लिए हम मान लेते हैं थोड़ी थोड़ी हाइट उसकी और विड्थ वगैरह, लेकिन एक्चुअल में मानी नहीं जाती है मैथ में कि इसकी हाइट या विड्थ है, कंसिडर नहीं की जाती है, सिर्फ दिख जाए, हमें नजर आ जाए, इसलिए बनाते हैं। अब इस पॉइंट को एक्सटेंड करोगे तो लाइन बन जाएगी, क्योंकि लाइन क्या होती है, इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो अगर लाइन मुझे प्लॉट करनी है तो बहुत सारे पॉइंट प्लॉट करने होंगे, एक्चुअल में बहुत सारे नहीं, सिर्फ पॉइंट के जो लाइन के एंड वाले पॉइंट है वो प्लॉट कर दो, लाइन हो जाएगी। फिर इस लाइन से आप ट्राइंगल भी बना सकते हो, ट्राइंगल से रेक्टेंगल बना सकते हो। अब रेक्टेंगल से तुम 3D शेप में जा सकते हो, लेकिन 3D तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि Z एक्सिस आती तब हम 3D पढ़ते। तो इसका मतलब ये हो गया, पॉइंट प्लॉट करना सीख लिए तो लाइन प्लॉट करना सीख ली, लाइन करना प्लॉट कर ली तो ट्राइंगल कर लिया, रेक्टेंगल कर लिया, सारे क्वाड्रिलेटरल कर लिए, और जितने भी पॉलीगन है वो भी कर लोगे। यानी पॉइंट प्लॉट करना बहुत जरूरी था, वो हमने देख लिया पॉइंट प्लॉट कैसे करना है। 2 एड्रेस दिए हुए होंगे, 2 एड्रेस पे तुम ट्रैक करो और इंटरसेक्ट करो, वहां पे पॉइंट प्लॉट कर दो। ओके, तो मेरे पास ये एक कार्टेशियन प्लेन है, मान लो मेरे पास एक पॉइंट है। अब पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया है तो इसके एड्रेस तो होंगे ही होंगे ना, x का भी होगा और y का भी होगा, तो आप एड्रेस ट्रैक करो और साइड में लिख दो। अब एक चीज और, अब यहाँ से जो है हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं, वो लास्ट जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं आपको उसमें सब में बताया है कि अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो हम कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, हार्ड वैल्यू यानी कि इंटीजर नहीं रखते हैं। उससे होता क्या है, वो स्पेसिफिक फॉर्मूला बन जाता है, सिर्फ एक केस के लिए। फॉर्मूला एक केस के लिए नहीं होता है, सारे केसों के लिए होता है। इसलिए अच्छा तरीका क्या है, वेरिएबल यूज कर लो, हार्ड वैल्यू यूज मत करो। इसलिए हम यहाँ पे भी हार्ड वैल्यू यूज ना करके, यानी एग्जैक्ट वैल्यू यूज ना करके इस पॉइंट की x और y मान लेंगे। अब एक पॉइंट और बनाओ एग्जैक्टली इसके नीचे, ठीक है, उसको भी हम क्या करेंगे, हार्ड वैल्यू नहीं लेंगे, उसको भी x और y मान लेंगे। उन 2 पॉइंटों से एक लाइन बन सकती है, यानी मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, 2 पॉइंट ड्रॉ करने हैं एंड लाइन बीच में बना देनी है। लो, लाइन भी प्लॉट करना मुझे आ गई। अब कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ ले, ये लाइन जो आपने प्लॉट की है इसकी लंबाई या फिर लेंथ क्या है, मीटर में चाहो मीटर में बोल दो या फिर यूनिट बोल दो, कितनी यूनिट इसकी लेंथ है। अब एक बात और,
ये वाला एड्रेस जो है पॉइंट का और ये वाला एड्रेस जो है दोनों एक्स वाई और एक्स वाई हैं, तो इनको अलग नाम दे देते हैं ताकि ये अलग अलग हो जाएं। तो इस वाले को हम क्या मान लेते हैं x1 y1, ऊपर वाले को मान लेते हैं x2 एंड y2। अब आप एक चीज नोटिस करते होंगे, ये लाइन हमने ड्रॉ की है ये y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है। अब एक चीज देखो, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो सिर्फ बच्चों वाली मैथ है, ध्यान से देखना कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर वाले पॉइंट तक मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, देन अगेन दूसरी लाइन ड्रॉ करूंगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नीचे वाले पॉइंट तक। अगर मैं बड़ी वाली लाइन में से छोटी वाली लाइन माइनस कर दूं तब एक्चुअल में जो यहाँ पे बनी हुई है लाइन वही तो लाइन होगी। यानी क्या करना है, बड़ी वाली लाइन में से छोटी वाली लाइन माइनस करनी है। बड़ी वाली लाइन बोले तो बड़ी वाली लाइन का एड्रेस, छोटी वाली लाइन बोले तो छोटी वाली लाइन का एड्रेस। अब एक चीज देखोगे, ये क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है तो इसके x एक्सिस के एड्रेस जो है, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट का भी x एड्रेस और नीचे वाले पॉइंट का भी x एड्रेस सेम होने वाला है। तो सिर्फ क्या करना है आपको, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस वाले एड्रेस माइनस कर दो। यानी कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल बनी हुई है तो ऊपर वाले पॉइंट का y और नीचे वाले पॉइंट का y माइनस कर दो, लाइन की लंबाई निकल के आ गई। इसका मीनिंग मुझे क्या करना है, y2 क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट का y एड्रेस, क्योंकि y के पैरेलल है ना इसलिए, और नीचे वाली एड्रेस का y1, y2 माइनस y1 करूंगा तो लेंथ निकल के आ जाएगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हो यूज केस करके कि इसकी लेंथ कितनी है और इस फॉर्मूले से कितनी आ रही है। यानी कि अगर मुझे कोई लाइन दे दी जाए, वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तब मुझे सिंपली क्या करना है, ऊपर वाले पॉइंट का y एड्रेस नीचे वाले पॉइंट के y एड्रेस से माइनस कर देना है, मेरी लेंथ या फिर लंबाई निकल के आ गई। आपके दिमाग में आ सकता है ये तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में है, तो नीचे वाले पॉइंट को खींच के नीचे ले आओ। अब अगर मैं ये सेम फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा। वो इसलिए करेगा, ऊपर वाले पॉइंट माइनस नीचे वाला पॉइंट करोगे तो नीचे वाला पॉइंट अब नेगेटिव में पहुंच चुका है, नेगेटिव में पहुंच चुका है, इसका मीनिंग ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। यानी अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो आंखें बंद करके y एक्सिस के एड्रेस माइनस कर दो, ऊपर वाले पॉइंट माइनस नीचे वाले पॉइंट। चलो ठीक है, ये वाला केस तो कंसिडर हमने कर लिया। ओके, मान लो मैं एक पॉइंट को मूव कर देता हूं, तब जो इनसे लाइन बनेगी वो x एक्सिस के पैरेलल बनने वाली है। तो क्या इसकी लेंथ निकाल सकते हो? सिंपल है, बच्चों वाली मैथमेटिक्स है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से उस वाले पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करो, एक और लाइन ड्रॉ करो, वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इस वाले पॉइंट तक करो। अगर मैं बड़ी वाली लाइन में से छोटी वाली लाइन माइनस कर दूंगा तो एक्चुअल में जो लाइन मैंने प्लॉट की थी वो निकल के आ जाएगी। यानी मुझे माइनस करना है बड़ी वाली लाइन मतलब बड़ी वाली लाइन का एड्रेस, छोटी वाली लाइन मतलब छोटी वाली लाइन का एड्रेस माइनस करना है। एक चीज और, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो इसके y एड्रेस दोनों पॉइंट के सेम होने वाले हैं। सेम नंबरों को माइनस करोगे तो वैसे ही वो जीरो बनाएंगे, तो मत करो, भूल जाओ उनको, क्योंकि हमने y एक्सिस में भी तो यही किया था। y एक्सिस में जो दो पॉइंट थे उनसे जो लाइन बनी थी हमने क्या किया था, y2 माइनस y1 कर दिया था। x2 और x1 को कंसीडर ही नहीं किया क्योंकि वो माइनस करके जीरो ही हो जाने हैं। ऐसा ही इसमें करेंगे, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट का x एड्रेस और इस वाले पॉइंट का x एड्रेस यानी x2 माइनस x1 करेंगे, इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। फिर से वही क्वेश्चन, अगर दूसरे क्वाड्रेंट तक मैं इसको खींच के ले भी जाऊं क्या तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा? तब भी ये फॉर्मूला वर्क करेगा। यानी अभी तक हमने क्या देखा कि अगर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है तो y2 माइनस y1 करके उसकी लेंथ निकाली जा सकती है, और x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो x2 माइनस x1 करके उसकी लेंथ निकाली जा सकती है। लेकिन क्या लाइनें हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती हैं या फिर सिर्फ y एक्सिस के पैरेलल होती हैं? क्या तीसरा कोई केस नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है। मान लो मैंने दो पॉइंट प्लॉट किए, इन दो पॉइंटों को नाम दे दो a एंड b और इनको एड्रेस भी दे दो। एड्रेस क्योंकि हमें जर्नल रखना है तो हम क्या करेंगे, x2, y2, x1 एंड y1 दो हमने दे दिया एड्रेस। इससे जो लाइन बनाओगे ना वो x एक्सिस के पैरेलल है ना ही y एक्सिस के पैरेलल है, तो अब क्या करोगे, ना वो वाला फॉर्मूला x वाला ना ही y वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो इतना तो मालूम है, अगर ये दो पॉइंट x एक्सिस के पैरेलल होते तब मैं क्या करता, x2 माइनस x1 करके लेंथ निकाल लेता, या फिर y एक्सिस के अगर पैरेलल होते तो y2 माइनस y1 करके फॉर्मूला निकाल लेता। अब कैसे निकालोगे, ना तो ये किसी चीज के भी पैरेलल नहीं है, ना x के ना ही y के। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे ही मैं बोल रहा था कि अगर ये दो पॉइंट x के एंड y के पैरेलल होते तो जो डैश लाइनें बनी थी उनसे मिलके ये एक ट्राइंगल बना रहा था, और ट्राइंगल भी कैसा, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या याद आ रहा है आपको, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाई ब्लड प्रेशर याद करने का तरीका है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ये अगर हाइपोटेनस निकालनी है तो ये दो लाइनों की लेंथ निकाल लो। क्या दो लाइनों की लेंथ निकाल सकते हो? बच्चों वाला खेल है, पैरेलल है, अभी देख के आए हैं। अगर y के पैरेलल तो y2 माइनस y1, x के पैरेलल तो x2 माइनस x1। लेकिन एक कैच है यहाँ पे,
जो पॉइंट है इसको सी बोल लो, सी वाले पॉइंट के एड्रेस पता ही नहीं है तो वो भी बच्चों वाला खेल है। ये पॉइंट किस पॉइंट के नीचे है? ऊपर वाले के नीचे है, तो ऊपर वाला पॉइंट जितना x से दूर है उतना ही ये x से दूर होगा, तो ऊपर का एड्रेस क्या है x2, तो इसका भी एड्रेस क्या हो गया x2। ऐसे ही जितना ये y से दूर है, ठीक है, उतना ही ये y से दूर होगा, तो दोनों y से सेम दूर है तो इसका भी एड्रेस क्या हो गया y वाला सेम, यानी y1। अब तो निकाल लोगे ना। अब देखो इसी 2 पॉइंट से मैंने ड्राइव किए हैं, ये दोनों नए पॉइंट नहीं लिखे हैं ये, तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 पॉइंट होंगे तो ये भी हमें पता ही होंगे। अब मुझे क्या करना है, इस वाली लाइन की अगर तुम्हें लेंथ निकालनी है तो सिंपली आंखें बंद करके y2 माइनस y1 कर दो, इसकी निकालनी है तो x2 माइनस x1 कर दो। अब ये निकाल सकते हो तो पहले फॉर्मूले में पुट करो। फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? AB, तो AB का स्क्वायर करके इज इक्वल्स टू, और बेस का स्क्वायर, यहाँ बेस क्या है? x2 माइनस x1, डायरेक्ट लेंथ लिखो ना उसकी, x2 माइनस x1, परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1। तो फॉर्मूले को जूम करोगे, देखोगे मुझे अगर AB, हमें क्या निकालना है? AB निकालना है, AB निकालना है, लेकिन यहाँ AB स्क्वायर है तो स्क्वायर को उस साइड में ले जाओ, तो AB क्या होगा? अंडर रूट, उसके अंदर तुम्हें क्या करना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद तुम्हें क्या करना है? प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया बूम, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन बनी है उसका डिस्टेंस निकालनी है तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले का स्पेशल नाम होता है जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, आपके समझ में रटना नहीं है, सिंपल सी बात है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने ड्राइव किया है ये फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इन्हीं 2 पॉइंटों से ये वाला पॉइंट ड्राइव किया है, इसीलिए हमें क्या करना है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 दोनों के होल स्क्वायर है, दोनों को प्लस करना है और अंडर रूट लगा देना है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में आ जाएंगे। तो इन सब को हटाओ और एक चीज सुनो, समरी क्या है पूरे चैप्टर की अभी जो हमने पढ़ा है लेक्चर में, वो ये है कि कार्टेशियन प्लेन होगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन होगा, वहां से एड्रेसेस होंगे, x के और y के होंगे, पॉइंट प्लॉट हो गया, एक पॉइंट प्लॉट हो गया, एक और पॉइंट प्लॉट करो, वहां से लाइन बनेगी। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो x2 माइनस x1 करके आप आंखें बंद करके लेंथ निकाल सकते हो। अगर y के पैरेलल है तो y2 माइनस y1 करके तुम लेंथ निकाल सकते हो। लेकिन कहानी कहां बिगड़ी? जब वो थोड़ी सी टेढ़ी होगी, ना x के पैरेलल ना y के पैरेलल, तब एक नया फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। वो फॉर्मूला क्या है? इन 2 पॉइंटों के अगर तुम्हें एड्रेस पता है तब सिंपली क्या करना है? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 के दोनों के अलग अलग रिस्पेक्टिवली होल स्क्वायर करने हैं, प्लस करना है, अंडर रूट लगाना है, आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और, अगर पैरेलल दिया हो क्वेश्चन में पैरेलल, तो आपको इतने फॉर्मूले जाना ही नहीं है, आपको पता क्या करना है, चाहे x के या y के। और अगर पैरेलल नहीं दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, तो क्या ये वाला फॉर्मूला पैरेलल पे भी लगाया जा सकता है? तो हाँ, पैरेलल पे भी लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारा y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन थी, इस पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। चलो हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, y2 माइनस y1, तो देखते हैं। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 दोनों के सेम एड्रेस हैं क्या? x एक्सिस के नहीं, x एक्सिस के हाँ सेम एड्रेस हैं, तो ये 0 हो जाना है, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। तो क्या बचा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट, किसी भी नंबर का पहले स्क्वायर करो और अंडर रूट लगा दो, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 बूम, तो सेम ही चीज है। तो पूरे उसकी थ्योरी हमें समझ में आ गई कि हमने एक डिस्टेंस फार्मूला बनाया, कोई 2 पॉइंट होंगे कार्टेशियन प्लेन पे, उन 2 से लाइन बनेगी, उस लाइन की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 इंडिविजुअली उन दोनों का स्क्वायर करो, प्लस करो, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया था, लास्ट में हम देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे बस, कि किसने इंट्रोड्यूस कराया और रियल लाइफ में इसके क्या क्या यूज केस होते हैं। तो एक्चुअल में एक रेनी डिकार्टिस करके मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, जो भी कह लो, वो थे, बहुत जीनियस बंदा था। उसकी सोच वहाँ से स्टार्ट होती थी जहाँ से और लोगों की, और जीनियस लोगों की खत्म होती है आजकल। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट होती थी। उसको पढ़ना, उसके वर्क को पढ़ना, और पढ़ना क्यों चाहिए आपको। मैं एकेडमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, एकेडमिक तो आप पढ़ोगे, जेई के लिए पढ़ रहे हो, नीट के लिए पढ़ रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, वो अलग बात है, अच्छी बात है, पढ़ो। लेकिन मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि आपको फिलॉसफी पढ़ना चाहिए, नोवेल्स, फिक्शंस पढ़ना चाहिए, या फिर आपको और भी वर्क पढ़ना, मेटाफिजिक्स पढ़ना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि 2 रीज़न है। पहली बात तो वोकैबुलरी, इंग्लिश, प्रोनाउंसिएशन अलग लेवल पर हो जाएगी आपकी। दूसरी बात सोच, अगर फिलॉसफी पढ़ी है या मेटाफिजिक्स पढ़ी है तो आप वो सोचने पे मजबूर हो जाओगे जो आप वैसे नॉर्मल सोच ही नहीं सकते। आपके आसपास के लोग तक आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर जब आप बोलोगे, लोग कहेंगे पागल हो गया, ये दिमाग खराब हो गया। वो पागल नहीं हो गया, आप अलग लेवल की चीज़ें पढ़ोगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा पढ़ो, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत टफ बुकें मत पढ़ना, इजी पढ़ना, लेकिन बुक पढ़ने की आदत डालो। उसके बाद रेनी डिकार्टिस करके एक दिन जो लेटे हुए थे, तो उन्होंने देखा एक मक्खी जो फ्लाई है वो उड़ रही है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसके मूवमेंट को ट्रैक कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए।
मूवीज में नहीं, मूवीज में मतलब मोबाइल में नहीं, कैमरे में नहीं, एक्चुअल में पेज पर रिकॉर्ड कर लो, ताकि फिर इसके मूवमेंट को बाद में मैं एनालाइज कर लूँ, अच्छा इससे क्या हो रहा है, या फिर कोई और पढ़ना चाहे वो भी पढ़ ले। तो बस वही कॉन्सेप्ट था, वही इंस्पिरेशन थी उनकी, उन्होंने वहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बनाया। क्या बनाया? कार्टेशियन प्लेन बनाया, उसके रूल बनाए, एक्सेस बनाए, पॉजिटिव नेगेटिव बनाए, 3D वाला शेप जो है उसको प्लॉट करना सिखाया, इस तरीके से सब कुछ। उसी टाइम पे कहा जाता है फर्मेट नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट दिया था, मतलब उनके एग्जैक्टली सेम टाइम में थे या आसपास थे, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस टाइम की ही बात है। उन्होंने अपना अलग दुनिया में बनाया था, इन्होंने अपना अलग दुनिया में बनाया था, दोनों को ही क्रेडिट दिया जाता है। उन दोनों की अच्छी चीजें मिला के आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम पढ़ते हैं वो है। अब रियल लाइफ में क्या यूज केस होता है? पहली बात तो ये देखो, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी, तो लाइन प्लॉट कर रहे थे, क्वाड्रिक इक्वेशन, तो हम क्वाड्रिक इक्वेशन को प्लॉट कर दे रहे थे, उससे ज्योमेट्री का नक्शा बन के आ जा रहा था। लाइन ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। तो पहले क्या होता था, मैथ का ज्योमेट्री का पार्ट जो था वो अलग दुनिया थी, और जो अलजेब्रा था, पॉलिनोमियल्स वगैरह, ये अलग दुनिया थी। इन दोनों दुनिया को जोड़ने का काम जो किया है वो रेने डिकार्टिस ने ही किया है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आई तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ज्योमेट्री वाला कॉन्सेप्ट था उसको ला के प्लॉट करना सीख गया, उससे इक्वेशन बनाना सीख गया, और इक्वेशनों को प्लॉट करके उसको ज्योमेट्री का सीन जो है वो देना सीख गया। तो इसीलिए इन दोनों को मिलाने का कॉन्सेप्ट उसने किया। और रियल लाइफ में क्या यूज केस हो सकता है? अगर आपने किसी 3D सॉफ्टवेयर में वर्क किया हो, ब्लेंडर, माया, हुडीनी, VFX वगैरह जो मूवीज वगैरह बनाते हैं, उसमें कार्टेशियन प्लेन भर भर के यूज होता है। गेम्स खेले हो, कार्टेशियन प्लेन भर भर के यूज होता है, किधर को जाना है किधर को नहीं जाना है। और फिजिक्स में तो बहुत यूज केस होता है। स्पेस में अगर आप जाओगे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं आपसे पूछूं आपका ऊपर क्या है नीचे क्या है, तो आप बोलोगे ये छत है, ये नीचे है, तो ये ऊपर है ये नीचे है। दाएं बाएं थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि आपका दाएं मतलब आपका राइट मेरा लेफ्ट हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों का सेम है। वो क्यों? हमें मालूम है हम नीचे को खींच रहे हैं, ग्रेविटी है, तो हम कहेंगे जहां खींच रहे हैं वही नीचे को है। ठीक है, अब जो दुनिया के नीचे साइड में होंगे उनके लिए नीचे ये होगा। अब स्पेस में अगर आप होगे तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, वहां लग ही नहीं रही ग्रेविटी। वो दुनिया दूर खड़ी है, वो चांद है, वो सूरज है, सब कुछ दिख रहा है तुम्हें, दूर खड़े हुए हो अगर स्पेस में हो तुम, तो तुम्हारे लिए ऊपर क्या होगा और नीचे क्या होगा? कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है वहां पे, क्योंकि अगर हल्का सा धक्का इधर लगाओगे, कोई रेजिस्टेंस तो होती नहीं है वहां पे, कोई रुकावट नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगी, तो इधर ही को भागने लगे, तो आपके लिए नीचे ये हो गया। इधर को लगाओगे धक्का, ये नीचे हो गया, ऊपर को लगाओगे तो ऊपर नीचे हो गया। तो ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट स्पेस में नहीं होता है। तब क्या करोगे? अगर बात करनी है, कम्युनिकेट करनी है, दो लोग स्पेस में है, उन्हें कम्युनिकेट करनी है, तब कार्टेशियन सिस्टम जो अभी मैंने पढ़ाया है, कार्टेशियन सिस्टम पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वहां से एक्स, वाई और जी एक्सिस पे जाते हैं, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट ऊपर स्पेस में बहुत ज़्यादा भर भर के यूज़ होता है। और कहाँ यूज़ केस होता है? आप देखते होगे जो इंजीनियर्स होते हैं वो नक्शा वगैरह बनाते हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि अगर 10 बाई 10 का 10 मीटर का या फिर 100 मीटर में अगर घर बना हुआ है तो 100 मीटर का पेज लेके आएंगे, उस पर वो रूम बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो स्केल डाउन कर देते हैं। स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था स्केल डाउन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। पढ़ो पूरा लेक्चर तो मजा आ जाएगा, पूरे प्लेलिस्ट। तो उसमें ये देखा था हमने कि स्केल डाउन कर सकते हैं, बना सकते हैं, फिर स्केल अप करके उसको रियल लाइफ में बना दिया। तो वहां पे कार्टेशियन प्लेन यूज होता है। कैसे? एक्स एक्सिस में नीचे को कितना तुम्हें घर बनाना है, ठीक है, एक्स में, वाई में, जी में, तीनों एक्सिस यूज होते हैं, किस तरीके से तुम उसको यूज करोगे। तो ये सारे यूज केस थे। इस वाले लेक्चर में यही हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।